नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और विजय फैक्टर में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। जितना इस विजय फैक्टर पर बात करो, उतना ये उलझता जाता है। अब आप एक देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग क्रोनोलॉजी देखिए कि सकाल का सर्वे सामने आता है, सी वोटर का सर्वे सामने आता है, और उसके बाद अजीत पवार, छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल बिना अपॉइंटमेंट लिए मिलने चले जाते हैं। शरद पवार से पैर छूते हैं, खेद जताते हैं, माफी मांगते हैं, कहते हैं कि साहब पार्टी को एक रखना, पार्टी को तोड़ने मत देना, टूटने मत देना। अरे भाई, आप ही तो छोड़ के गए, आप ही लोगों ने पार्टी दी, पार्टी छोड़ी। अब जिसने खुद ने दर्द दिया है तो दवा भी आप लोगों को देनी है। तो ये क्रोनोलॉजी क्या कहती है, ये बड़ा विचित्र है। इससे पहले ऐसे सर्वे में ऐसा क्या आ गया कि अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल वगैरह को के नीचे से क्या धरती सरकने लगी? धरती तो बीजेपी के नीचे से सरकनी चाहिए। सी वोटर का सर्वे आप जानते हैं, बता रहा है कि 80% लोग शरद पवार के साथ है, एनसीपी में 80%। तो बीजेपी ने 100 रुपए की तो अपनी इज्जत गंवा दी और 20 रुपए की कमाई की। 20% साथ में आए हैं। सकाल का सर्वे तो और बुरी खबर ला रहा है बीजेपी के लिए। लेटेस्ट सर्वे 1 महीने पहले जो सर्वे किया था, उसमें बीजेपी को 33.8% और शिंदे गुट को 5.5% वोट मिल रहा था। यानी कुल मिलाकर 39% से थोड़ा सा ऊपर वोट मिल रहा था। अब और उस समय कांग्रेस को 19.9, एनसीपी, पूरी एनसीपी एकजुट एनसीपी 15.3 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 12.5, यानी 47.7%, 48% वोट मिल रहा था। तो कुल मिलाकर 9% वोट का फर्क था। अब एनसीपी का एक धड़ा चला गया शिवसेना के बीजेपी के साथ, तो बीजेपी की तो बल्ले बल्ले होनी चाहिए, खुश होना चाहिए। एनसीपी को भी जो नेता छोड़कर चले गए, उनको भी कायदे से खुश होना चाहिए। लेकिन वो पैर छू रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये इस विपदा से निकालो, इस विपदा से निकालो, इसका कोई समाधान निकालो। एनसीपी का में टूट ना हो, उसका एक समाधान निकालो। तो अपने आप में बड़ा विचित्र है, बड़ा गुगली पर गुगली फेंकी जा रही है। कौन गुगली फेंक रहा है, कौन बाउंसर फेंक रहा है, कौन बीमर फेंक रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुल मिलाकर महाराष्ट्र का खेल। लेकिन बीजेपी को कुछ कुछ समझ में आ जाना चाहिए। इसलिए समझ में आ जाना चाहिए कि घर तोड़ने का उसको फायदा नहीं मिला, उल्टा नुकसान हो रहा है। वो ऐसे कि 1 महीने पहले जो सकाल का वो सर्वे था, वो बीजेपी को 33.8%, जैसा मैंने बताया, वो वोट दे रहा, परसेंटेज इतना वोट मिलता दिख रहा था। अब इसमें से 7% कम हो गया है। अब 26.8 मिल रहा है बीजेपी को, सकाल का ताजा सर्वे कह रहा है। अजीत पवार के कारण 5.7% वोट बढ़ गया है, ये फायदा है। लेकिन 7% गवा दिया, 6% मिल गया, तो 2% तो ओवरऑल गवा दिया। और शिंदे का 4.9% मिल रहा है, जो पहले मिल रहा था 5.5, तो 0.6% वो गवा दिया। 7% खुद का गिरा दिया, यानी 7.6% गवा दिया और मिला 5.7%, और ऊपर से इज्जत और गई। तो क्या ये बीजेपी का कोर वोटर बीजेपी से दरक रहा है? एक सवाल उठता है। कोर वोटर नहीं सरक रहा तो फ्लोटिंग वोटर सरक रहा है? दूसरा सवाल। फ्लोटिंग वोटर नहीं सरक रहा तो वो वोटर सरक रहा है जिसने पिछली बार बीजेपी से उम्मीदें करके वोट दे दिया था और इस बार वो नाउम्मीद हो गया है, निराश हो गया है। तीसरा सवाल। चौथा सवाल, क्या आमतौर पर वोटर में ये पार्टी तोड़ने का जो बीजेपी का अभियान है, वो सहज रूप से वोटरों ने नहीं लिया है, इसको वो ठीक नहीं मान रहे, इसलिए वो बीजेपी को सबक सिखाने की इस बार कोशिश कर सकते हैं और 7% जो वोट गिरा है उसके जरिए अपना चेतावनी एक तरह से बीजेपी को देते हुए नजर आ रहे हैं? ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि आज की तारीख में सकाल के अनुसार महाविकास अघाड़ी को 47% वोट और शिंदे गुट वो बीजेपी को, जिसमें शिंदे गुट भी शामिल है और अजीत पवार का गुट भी शामिल है, कुल मिलाकर 38% वोट। तो 9% वोट का तो फर्क है। बीजेपी को लग रहा था कि 5% वोट, 6% वोट उनका बढ़ जाएगा, गुट का बढ़ जाएगा, वो 39 से 44 पहुंच जाएंगे और
48 से महाविकास आघाड़ी का 5% घट जाएगा तो वो 48 से 43 पर आ जाएंगे करीब, या बराबर की स्थिति हो जाएगी। ऐसा तो होता दिख नहीं रहा। अगर सकाल मीडिया ग्रुप के सर्वे की अगर हम बात करें, तो क्या अब एक और क्लाइमेक्स के पहले एक और एंटी क्लाइमेक्स आ सकता है, या बीजेपी का दांव उल्टा पड़ गया है? शिंदे गुट के लोग और नाराज हैं कि उनके लोग अब मंत्री बड़ी संख्या में नहीं बन पाएंगे। शिंदे गुट के लोगों पर तलवार वैसे लटक रही है दल बदल कानून के तहत बर्खास्त हो जाने की, विधायकी के भी जाने की, और मंत्रालय भी अजीत पवार वित्त मंत्रालय ले गए जो शिवसेना गुट शिंदे गुट नहीं चाहता था। और बीजेपी को क्या हासिल हुआ? पहले अकेले चुनाव लड़ती थी, शिवसेना के साथ मिलकर 288 में से आधी-आधी सीटें बढ़ जाती थी, बीजेपी के हिस्से में भी 144 सीटें आ जाती थी। अब 3 लोग हो गए, अजीत पवार ने कहना शुरू कर दिया 90 सीटों पर लड़ेंगे, तो 90 सीटें आएँगी तो बीजेपी क्या खाक अपने दम पर सरकार कभी बना पाएगी सपने में भी, जब मोहब्बत के लिए बहुमत के लिए ही 145 लोग चाहिए महाराष्ट्र में। इससे बड़ा सवाल कि क्या वोटर को लग रहा है, बीजेपी को वोटर को, कि ये हो क्या रहा है? कल तक इस बीजेपी के इस कैंडिडेट को वोट दे रहे थे, और अब जिसके खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे रहे थे, वो बीजेपी में आ गया है, तो अब भी उस कैंडिडेट को वोट देना पड़ेगा। ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? भाई एकनाथ शिंदे ठाणे से चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी का कैंडिडेट उनके खिलाफ लड़ता रहा है, बीजेपी एकनाथ शिंदे के खिलाफ उसका वोटर वोट देता रहा, अब एकनाथ शिंदे के पक्ष में वोट देना पड़ेगा। ऐसे ही लंबी लिस्ट, अजीत पवार, छगन भुजबल, ये सबके सबको टिकट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि टिकट नहीं मिलेगा। तटकरे और तमाम कितने लोग हैं, करीब 100 लोग हैं, करीब 90 लोग हैं। 90 में से मान लीजिए 50% के भी टिकट काट दिए, मान लीजिए तो 40% के भी काट दिए तो 50 लोग तो वो होंगे जो सारा समीकरण बिगाड़ेंगे। तो बीजेपी क्या इस समीकरणों को ध्यान में नहीं रख रही थी, या सब कुछ ये है कि विधानसभा चुनाव में जो होगा देखा जाएगा, पहले लोकसभा चुनाव जीतना है, हर कीमत पर जीतना है? तेलंगाना से भी एक खबर आ रही है, टीआरएस अब बीआरएस हो गई, या उसके केसीआर, वो दुश्मन बीजेपी के, बीजेपी दुश्मन केसीआर की, चुनौती देती रही कि इस बार तो हर हालत में दूसरे नंबर पर आएंगे या फिर तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तीसरी पार्टी कांग्रेस, कांग्रेस दुश्मन बीजेपी की, बीजेपी दुश्मन केसीआर की, केसीआर दुश्मन बीजेपी के और दुश्मन कांग्रेस के, और कांग्रेस दुश्मन केसीआर की। और अब जो कहानी सामने आ रही है, जो इंडियन एक्सप्रेस में आज कोमी कपूर ने लिखा है, वो बड़ा हैरान कर देने वाला है। वो ये कह रहा है कि कुछ दिन पहले अमित शाह और राजनाथ सिंह से केसीआर के बेटे एनटीआर मिले, केटीआर पूरा नाम क्या है, एनटीआर नहीं, माफ कीजिएगा, केटीआर मिले और बातचीत हुई। बातचीत इस मसले पर हुई कि क्यों ना कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना है, आपका दुश्मन कांग्रेस, हमारा दुश्मन कांग्रेस, तो आपसी दुश्मनी भूल जाते हैं और कांग्रेस को हराने के लिए मिल जाते हैं। यानी बीआरएस और बीजेपी तेलंगाना में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ चुनाव लड़ेंगे, अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर भरोसा किया जाए तो। चलिए लड़िए, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस को हरा सकते हैं। कम से कम इन्होंने कांग्रेस के वजूद को तो माना, ये तो माना कि कांग्रेस चुनौती देने की स्थिति में है और कांग्रेस चुनाव निकालने की स्थिति में है, कम से कम ये तो माना। ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात हो सकती है। दूसरा ये कि अब केसीआर की पार्टी को छोड़कर और कांग्रेस को छोड़कर जो लोग बीजेपी में आ गए थे, वो क्या सोच रहे होंगे? उनमें से कुछ को तो लग रहा होगा कि यार कांग्रेस बेखामखा छोड़ी, कांग्रेस तो सत्ता में आती हुई दिख रही है, चलो क्यों ना कोई जुगाड़ बैठाया जाए, वापस कांग्रेस में चला जाए। कुछ लोग गए, 11-12 लोग गए भी हैं, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी। उससे ज्यादा बुरी हालत केसीआर के विधायकों की या नेताओं की होगी, जो अपनी मूल पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए और अब मूल पार्टी के साथ बीजेपी समझौता कर रही है। तो वो क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे राजनीति करेंगे, जनता के बीच में किस रूप में जाएगी, कांग्रेस कैसे उनका मजाक नहीं उड़ाएगी, आम जनता उनका मजाक नहीं उड़ाएगी कि दुबे जी चले थे क्या छब्बे जी बनने, नहीं चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर रह गए। ये अपने आप में बड़ी गजब की चीज है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में हो रहा है।
घर तोड़ा कांग्रेस का, ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से घर तोड़ा। अब उनके जो 18 विधायक कुछ हैं, उनको कहाँ कैसे टिकट दे, और बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं, उनको लग रहा है हमारा हक मारा जा रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि एक बार इस्तेमाल किया ज्योतिरादित्य सिंधिया का, बस कर लिया, खत्म हो गया किस्सा। सत्ता हासिल कर ली, उनको भी मलाईदार मंत्रालय मिल गए, ठीक है अब छोड़ो। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो दूसरा घर तोड़ने के चक्कर में, दूसरों का घर तोड़ने के चक्कर में मोदी, अमित शाह क्या अपने घर की सेंध, अपने घर की आधार पर नींव में ही सेंध लगाने लगे हैं? क्योंकि ये तो कोर वोटर है, कोर नेता, कोर लोग हैं जो बीजेपी छोड़कर नहीं गए। और बाहर से जो नेता आए उनको भी चुपचाप स्वीकार लिया, क्योंकि पार्टी की विचारधारा के प्रति कमिटेड थे, मोदी जी के प्रति कमिटेड थे, और संघ के प्रति कमिटेड थे। अब क्या होगा? बंगाल से भी खबर आ रही है, टीएमसी छोड़कर गए थे मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। बीजेपी में गए थे, बीजेपी छोड़ दी। दिनेश त्रिवेदी 2021 में बीजेपी में गए थे, टीएमसी छोड़कर। 5 साल की राज्यसभा का कार्यकाल बचा हुआ था, 5 साल जैसे तैसे बीजेपी में बिताए। इस बार राज्यसभा में नंबर था तो टिकट दे दिया। एक अनंता राय हैं, कूच बिहार के महाराजा कहलाते हैं, उनको टिकट दे दिया राज्यसभा का। तो दिनेश त्रिवेदी भी कसमसा रहे हैं, ममता बनर्जी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ममता लेगी नहीं वापस, उनको नहीं लेगी ये पता नहीं। अब बीजेपी को लग रहा है कि साहब महाराजा आ गया, कूच बिहार का महाराजा आ गया तो वोट मिल जाएंगे। लेकिन कूच बिहार का महाराजा तो कोमी कपूर के अनुसार ये कहता फिर रहा है कि बंगाल के 2 टुकड़े होने चाहिए, नॉर्थ बंगाल अलग, साउथ बंगाल अलग। साउथ बंगाल के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और साउथ बंगाल से इतना वोट बीजेपी को कम हो जाएगा कि उसकी भरपाई के उत्तर बंगाल से हो नहीं पाएगी। तो आपके हासिल क्या होगा? ना माया मिली, ना राम, ना खुदा मिला, ना विसाले सनम। ये स्थिति, ये विजय फैक्टर वहां का बन रहा है। तो क्या बीजेपी में विचारों की कमी हो गई है, आइडियाज की कमी हो गई है? उस बीजेपी में जहां डबल डबल, जैसे डबल इंजन की बात करते हैं, डबल डबल चाणक्य है। और फिर क्या बीजेपी में नेताओं की कमी हो गई है जो इंपोर्ट करना पड़ रहा है? क्या पंजाब में बीजेपी को अपना कोई खांटी कार्यकर्ता कोई नहीं मिला जिसको अध्यक्ष की कमान सौंप सके पंजाब की? और सुनील जाखड़ कांग्रेस से आए हुए, उनको बना दिया। पी पुंदेश्वरी देवी को आंध्र प्रदेश में बना दिया। और इसी तरह सम्राट चौधरी जनता दल यूनाइटेड से मूल रूप से आए हुए, उनको बिहार की कमान सौंप दी। रविशंकर प्रसाद ठंडे बस्ते में, सुशील मोदी ठंडे बस्ते में, पंजाब में दूसरे नेता ठंडे बस्ते में, शिरोमणि अकाली दल से समझौता हो नहीं पा रहा, गडकरी ठंडे बस्ते में, राजनाथ सिंह का जो सक्रिय सहयोग रहता था, सक्रिय उनकी भूमिका रहती थी, कब कहाँ हम सुन पा रहे हैं कुछ भी। और अब महाराष्ट्र का मामला ताजा ताजा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, राजनीति कैसे चर्निंग कर रही है। कांग्रेस के खेमे में ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा चल रहा है, विपक्ष के खेमे में चल रहा है। सुनील जाखड़ तोड़ रहे हैं पंजाब में कांग्रेस को, अपने लोग लेकर आ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके साथ हैं, बीजेपी में चले गए थे, वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा था। तो वहां भी टूट फूट जारी है, वो अपनी जगह है। लेकिन बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल पर बड़ा सवाल उठता है, घबराहट है खेमे में, ये साफ साफ नजर आ रहा है। और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छी चीज नहीं होती। कुल मिलाकर ये है। वैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए खुशी, या महाविकास आघाड़ी के लिए खुशी की बात है कि सकाल का सर्वे ओवैसी की पार्टी को 0.6% वोट दे रहा है सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, यानी बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं मतदाता। इसी तरह केसीआर जो बड़े जोर शोर के साथ महाराष्ट्र में आए थे, एक मंदिर में दर्शन करने गए थे 100 गाड़ियों का काफिला लेकर, और कहा था सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तभी कुछ लोगों ने कह दिया था ये बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट तो इसकी पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है, 0.6% वोट मिल रहा है। एमएनएस राज ठाकरे 2.6% के आसपास वोट मिलता दिख रहा है। वंचित अघाड़ी पार्टी 2.8%, अन्य खाते में 10% वोट जाता दिख रहा है। तो अन्य का आंकड़ा भी बड़ा दिलचस्प है। अन्य में से फ्लोटिंग वोटर ज्यादा हो गया, तो मुझे लगता है कि दोनों गुटों में से जो अन्य वाला वोट ले जाएगा वो फिर एक तरफा चुनाव जीत जाएगा, ऐसा नजर आ रहा है कुल मिलाकर। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।